हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है, वो अभी हाल ही में जो संसद का जो मानसून सत्र चल रहा था, उसके आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में 3 नए बिल लेकर आते हैं। जो जिसमें पहला है 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा है द यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। और इसमें बेसिकली प्रावधान यह कहा किया गया है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य का कोई मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके तहत उन्हें 5 साल से अधिक की सजा होती है और साथ ही साथ 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। इस बिल में जो बेसिकली प्रावधान किया गया ये किया गया है। और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट करके जो जोड़ा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, वो 75 केंद्रीय स्तर पर यानी 75 क्लास 5A और राज्य स्तर पर 164 क्लास 4A और संघ शासित राज्य के लिए 239 AA क्लास 5A। ये जो मतलब कि बिल में अमेंड करके ये जोड़ा ये प्रावधान किए जाएंगे कि मतलब कि उनको 31वें दिन हटा दिया जाएगा। अगर किसी अपराध में वो 30 दिन तक लगातार बंद है, 31वें दिन हटा दिया जाएगा। तो अब इस बिल में जो लेकर विपक्ष ये बात कर, जो सत्ता पक्ष का पहले ये कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि इस तरीके से क्या होगा, संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित होगी। जो भी नेता मुख्यमंत्री वगैरह या मंत्री हैं, ये लोग अच्छे से कार्य करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार वगैरह जैसा काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर विपक्ष का इस पे ये कहना है कि ये जो सरकार ला रही है, दरअसल जिस राज्य में मतलब विपक्षी पार्टी की सरकार है और केंद्रीय सरकार वहां के मुख्यमंत्रियों को या मंत्री को हटाकर सरकार गिराना चाहती है। इस वजह से ऐसा बिल लेकर आ रही है। उन्होंने इसमें कई पॉइंट बताए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, ये दरअसल एक तरीके से क्या है कि मतलब कि ये कह रहे हैं कि 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार रहता है तो 31वें दिन राष्ट्रपति हटा देगा या राज्यपाल हटा देगा मुख्यमंत्री या मंत्री को। तो अब इसमें ये कहा कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट की कार्रवाई हम जानते हैं कितनी लंबी होती है। 30 दिन के अंदर कैसे हम प्रूफ लेके आएंगे कि हम मतलब कि दोषी है मुख्यमंत्री या मंत्री दोषी है नहीं। और दूसरा बात उन्होंने जो विपक्ष ने उठाया वो कहा ये रूल आपके ला के सरासर खिलाफ है। रूल आप ला में क्या कहता है, कोई व्यक्ति पर अगर आरोप लगता है तो उस आधार पर अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अब कहने का मतलब कि गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि वो आरोपी नहीं था, लेकिन आपने तो उसे गिरफ्तार कर लिया और जो गिरफ्तार के लिए 30 दिन तक आपने कैद किए रहा, हिरासत में ले रहा, फिर उसका 31वें दिन आपने हटा दे रहे। लेकिन बाद में जब कई सालों सालों भी लग जाते हैं, जब कई सालों बाद फैसला आया तो उसमें वो निर्दोष पाया जाता, तब तो पता चला आपने हटा दिया। और साथ ही साथ ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, विपक्ष का कहना है। इसमें ओवैसी साहब ने ये कहा ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 और 246 कहता है। 245 ये कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का पृथक्करण होगा, अलग अलग शक्तियां होंगी। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में ये कहा गया है कि मतलब कि ये संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में जो बताया गया है उसमें ये बताया कि उसमें 3 सूचियां होंगी, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में क्या होगा, यूनियन लिस्ट में जैसे कि आप जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, डिफेंस का सेक्टर हो गया या विदेश मंत्रालय, विदेश से संबंधित मसला, उस पर जो कानून है केंद्र सरकार बनाएगी। और साथ ही साथ जो राज्य सूची का विषय है, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। जैसे आपको जो उत्तर प्रदेश जैसे पुलिस व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी सरकार कानून बनाएगी, एमपी पुलिस के लिए एमपी सरकार कानून बनाएगी। फिर तीसरा हम लोग बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की। इस पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है।
कानून, जैसे इसमें जो है शिक्षा है, वन है और विवाह से रिलेटेड मैटर है। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां बताई गई हैं। और साथ ही साथ जो हमारा संघीय ढांचा है वो एक तरीके से पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, ये अर्ध फेडरल है, यानी क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल यहाँ पे कहीं कहीं गुण जो संघात्मक व्यवस्था दिखती है और कहीं कहीं एकात्मक व्यवस्था है। जैसे कि यूं माने संघात्मक मतलब यहाँ पर केंद्र और राज्य की सरकार है, अलग अलग शक्तियां बटी हुई है। ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे अगर कोई भी ऐसा मसला है केंद्र और राज्य का, तो वो मसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देती है। तो ये संघात्मक की विशेषता है। और केंद्र और राज्य में ऐसा कोई मसला फंसता है तो वहां पे संविधान की सुरक्षा है, संविधान को माना जाएगा। ये संघात्मक व्यवस्था के मतलब कुछ उदाहरण थे। तो अब बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था की। जैसे यूनिटरी कहीं कहीं दिखती है, जैसे एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये नहीं है कि मतलब भारत देश का एक भारत की जो नागरिकता वो सिर्फ एक भारत देश की नागरिकता मान लीजिए, नहीं कि यूपी की भी नागरिकता अलग होगी फिर केंद्र लेवल की नागरिकता होगी, या बिहार की नागरिकता होगी तो केंद्र लेवल की नागरिकता होगी। ऐसा नहीं, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ के राज्य की भी नागरिकता है और साथ ही साथ यूएसए यूनाइटेड स्टेट की भी नागरिकता है, ऐसे समझ लीजिए। तो एक कहीं कहीं हमारा एकात्मक स्वरूप है, एकल नागरिकता का प्रदान। राज्यों की जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, वहां पर भी देख लीजिए केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है, एकात्मक व्यवस्था दिखती है। वहां पर आईएएस आईपीएस का आप देख लीजिए, वो उसकी नियुक्ति वगैरह कौन करता है, आप या उसका एग्जाम सेंट्रल लेवल पर होता है आईएएस वगैरह का। तो वो एकात्मक व्यवस्था कहीं कहीं दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है ये जो बिल आया है। और इसमें जो ये कहा गया है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसा कार्य करते हैं तो आप उनको मतलब कि राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश पे एक तरीके से हटा देगा, राज्यपाल हटा देगा मुख्यमंत्री या मंत्री को। तो अब मान लीजिए कि लेकिन प्रधानमंत्री को कौन हटाएगा? अब प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 क्या कहता है, 74 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति किसके आदेशानुसार करेगा? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन रहे? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 कहता है। और उसमें खुले तौर पे 74(1) में क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया खुद प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। तो अब बताइए, इसमें जब ये 74 में ये बात कही गई है, तब यहाँ पर कैसे प्रधानमंत्री को हटा सकता है राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति गलती करते हैं तो? लेकिन आप और साथ ही साथ 74 के बाद 75 में जो ऐड किया जाएगा, जैसे मैं बताया क्लास 5A। तो अब 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से संबंधित बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और दूसरा 75 का क्लास 2 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे प्लेजर के अनुसार। यानी इसमें प्रधानमंत्री जब चाहे तब अब राष्ट्रपति से कहकर किसी मंत्री को हटवा सकता है। फिर 75(3) क्या कहता है? मतलब कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी लोकसभा के प्रति। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव ला जाता है तो मंत्रिपरिषद पूरा बर्खास्त हो गया। फिर 75 का क्लास 4 क्या कहता है? मतलब अगर कोई भी मतलब मंत्री अगर पद धारण कर रहा है तो पद धारण करने से पहले उसे राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। ये 75 का क्लास 4 कहता है। फिर जो 75 का क्लास 5 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह मंत्री बन सकता है, लेकिन कितने? अधिकतम 6 महीना तक। और उसे हम बने रहने के लिए 6 महीना के बाद किसी संसद की सदस्यता लेनी होगी। फिर अब जो ऐड किया जाएगा, जो मैं ऐड करने की बात कर रहा हूँ, वहां में 75 की क्लास 5A जोड़ने की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मतलब 30 दिन से अधिक मतलब की हिरासत में रहते हैं तो उन्हें हटा देंगे। और जबकि ऊपर क्या कहे 74 में क्या कहे?
राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेंगे। तो क्या ये मतलब कि दोनों में विरोधाभास नहीं लगता? ये देखिए, तो अब राष्ट्रपति जो, और दूसरी बात, हिंदुस्तान में जो प्रणाली चलती है अध्यात्मक नहीं है कि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। राष्ट्रपति अध्यात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति होती है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास मतलब कि वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में केंद्रित है, और जो राष्ट्रपति वो नाम मात्र का है, सिर्फ वो सीधे इशारा प्रधानमंत्री के इशारों पर कार्य करेगा। तो कहीं न कहीं से जो विपक्ष कह रहा है, ये बात तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 से साबित होती है। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, या मंत्रिपरिषद की सलाह पे एक तरीके से प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेगा। तो फिर वो प्रधानमंत्री को कैसे हटाएगा? और साथ ही साथ हमने जो देखा भी कि अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा हो, केजरीवाल, सिटिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को करीब 6 महीनों तक जेल में बंद किया गया, शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के मामले में। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन को बंद, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बंद कर दिया गया 6 महीना के आसपास। तो अब आप देख ले, संजय सिंह को बंद किया गया, सत्येंद्र जैन को 1 साल से अधिक बंद किया गया, मनीष सिसोदिया को बंद किया गया। जहां जहां विपक्ष की पार्टी की सरकार थी, सरकार ने केंद्र की सरकार ने उन्हें मतलब जेल में डाल दिया। तो अब लेकिन जो भी सत्ता पार्टी की सरकार थी बीजेपी के, ऐसा कहीं नहीं दिखा गया। इसी वजह से लोग, बल्कि विपक्ष वाले कहते हैं कि मतलब, और विपक्ष का कहना भी है कि मतलब कि कोई भी मतलब कि विपक्षी का पार्टी का व्यक्ति अगर सत्ता पार्टी में जाता है तो वो सत्ता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। ये देखिए, एक वर्ड भी काफी, ये शब्द भी काफी फेमस हुए। तो अब देखिए, अब जो ये बिल जो लाया गया है, इसको पास कराने के लिए जो बताया गया है कि मतलब कि ये संविधान संशोधन बिल है, और इस जो बताया गया संविधान संशोधन बिल है। और जो बिल पास होते हैं वो 3 तरीके से पास होते हैं। एक, पहला साधारण बहुमत से बिल पास होते हैं। दूसरा हो जाता है जो मतलब कि अगर संविधान संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत से प्राप्त बिल पास करवाए जाते हैं। और फिर तीसरा होता है, अगर संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में, या राष्ट्रपति के चुनाव में, या केंद्र और राज्यों के बीच में कोई ऐसी चीज में जो संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी विशेष बहुमत से होगा। और साथ ही साथ आधे राज्यों द्वारा पारित आधे से अधिक राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से वो बिल पारित होगा। तो हम साधारण बहुमत बात कर लेते हैं। साधारण बहुमत में जैसे कोई बिल जैसे नागरिकता से संबंधित हो या नए राज्यों गठन से संबंधित हो, तो ऐसे बिल होते हैं। इसको संविधान संशोधन बिल नहीं माने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 50% +1 होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि लोकसभा में 543 लोग हैं, लेकिन अब 543 लोग में से सिर्फ 300 लोग आए। तो मैंने बताया उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% +1, तो 300 लोग आए तो उसका 50% कितना हुआ, 150, और +1 कर दीजिए, नहीं 151 लोग तो अगर बिल के समर्थन में वोट कर देते हैं तो वो बिल पास, साधारण बहुमत हुआ। अब बात करते हैं संविधान संशोधन विशेष बहुमत वाला। इसमें क्या होता है, कोई भी बिल कैसे पास होता है, इसमें 2 स्थिति बताई गई है। इसमें कहा गया सदन के कुल सदस्य संख्या का, सदन के कुल, याद करिए, सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% +1 होना चाहिए। और दूसरा क्या बताया गया है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% +1। सदन की कुल संख्या कितनी है, लोकसभा की 542 है, तो 542 का आधा कर दीजिए, 542 का आधा मान लीजिए 271 हुआ। तो अब मैंने बोला 50, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% +1, तो 271 +1 272, ये हुआ 275। पहला कंडीशन फुलफिल। अब दूसरा क्या कहता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 272 एकदम जरूरी है। अब उपस्थित और मान लीजिए 450 लोग आए, तो 450 का 2/3 करिए, कितना हुआ, 300। तो कम से कम 2/3 300 लोग उसके लिए वोटिंग कर दें उपस्थित, तो अब तो बिल ये पास हो जाएगी, संविधान संशोधन बिल विशेष बहुमत वाली। लेकिन अब जो हमने बताया कि ये हम फेडरल संघीय ढांचे में मतलब कि संशोधन करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य आज इसे साधारण बहुमत से पारित कर दें,
तब अब ये जो बिल आया है 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो आया है, वो इसमें यही चीज है कि मतलब कि विशेष बहुमत भी हो और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य इसे साधारण बहुमत से पास कर दे तब। तो खैर ये बिल इतना आसानी से भी पास नहीं हो जाएगा। अगर अगर इस बिल में ये कर दिया जाए कि मतलब कि अगर जो व्यक्ति है, कोई जो जो मंत्री वगैरह है या प्रधानमंत्री, उसमें अगर ये कर दिया जाए किसी भी मंत्री को कि अगर आरोप आरोप के आधार पे नहीं, बल्कि आरोप के आधार पे अगर उसे मतलब कि जेल में मतलब 32 दिन से अधिक बंद किया जाता है, तो ये ना कर दिया जाए, बल्कि उसमें यह कर दिया जाए दोष सिद्ध होने के बाद अगर कोई व्यक्ति बंद है, तो वो कोई मंत्री बंद है, तो उसका वो पद से हटा दिया जाएगा। तब ये कहीं ना कहीं से मतलब कि एक तरीके से विपक्ष भी इसका सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति पे चोरी का आरोप, क्योंकि मतलब आप सत्ता चोरी का आरोप लगा, सपोज किसी व्यक्ति पे चोरी का आरोप लगा, तो अब चोरी का आरोप किसी व्यक्ति पर किसी ने लगाया, लेकिन मामला कोर्ट में जाता है, तो देखते हैं कोर्ट में लंबे समय तक चलता है, लेकिन बाद में 1 साल बाद देखते हैं कि कोर्ट कहता है कि ये चोर नहीं है। तो पता चला जब 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 अदालत ने फैसला दिया 1 साल बाद, तो वो चोर साबित नहीं हुआ। तो आरोप के बुनियाद पे आप इस तरह के मतलब जेल में डाल के 30 दिन से अधिक तो आप हटा देंगे, लेकिन बाद में तो जब वो रिहा हुआ तो उसके पर आरोप सिद्ध हुआ नहीं, कन्विक्शन रेट उस पर प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या होगा, उस व्यक्ति का उस मंत्री का आपने इमेज खराब कर दिया। तो मेरे को लगता है कि सरकार ने जो बिल लाया इसको सही ढंग से डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कस करके लोगों से आपसी सहमति से बात करके तब जाकर मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर मिलकर बात करें, तब जाके ये बिल पास हो सकता है। हालांकि इसके लिए किया भी गया है, मतलब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है, संयुक्त संसदीय समिति के पास। इसमें क्या होगा कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी होंगे, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी होंगे, लेकिन जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो बातें हैं वो एक तरीके से मतलब कि मैंडेटरी बाध्यकारी नहीं है। सरकार इसकी बात को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, लेकिन अगर सरकार इस पे मनमाना करती है तो फिर समझ लीजिए कि ये गलत तरीका है, क्योंकि आप एक मतलब कहीं ना कहीं से राज्य विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को आप मतलब कि हटा देंगे, किसी भी आरोप में हटा देंगे, वहां की सरकार को अस्थिर कर देंगे। अब जानते हैं कहीं राज्यों में सरकार बनाने के 5 विधायक 10 विधायक, एक बात विधायक की जरूरत होती है, तो इस तरह यहाँ पर आप मतलब कि एक तरीके से वो पालेंगे आप, मतलब कि वो क्या बोलते हैं आप, एक तरीके से आपकी बढ़त वहां पे मिल जाएगी ना। तो ये चीजें गलत है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब है सभी को लेकर चलना। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप 20 पढ़ेंगे, 20 का आर्टिकल क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध यानी कन्विक्टेड नहीं किया जाएगा जो अपराध उसने किया, और जिस वक्त उसने किया तो वो कानून क्या था, वैध था, लेकिन बाद में उसे कानून लगाकर अवैध कर दिया गया। तो ये सब चीजें हैं, सरकार को इस पर गौर करना होगा, और सरकार को डेमोक्रेसी को सही तरीके से लेके चलना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सरकार जो है इस समय गवर्नमेंट मतलब अपने हर पावर को अपने हाथ में लेती चली जा रही है। मतलब पावर का, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, पावर का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, सेंट्रलाइजेशन नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पावर का लगातार पिछले कुछ समय से पावर का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो रहा है। चाहे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का हो, उसमें देख ले सेंट्रलाइजेशन किसके हाथ में चलेगा, केंद्र के हाथ में। मतलब उसमें क्या किया गया, चयन समिति में 3 लोग हैं, प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता। तो बहुमत के आधार पर होगा तो 3 लोग हैं, तो दो बहुमत तो उन्हीं का हो गया ना। तो बहुत जगह आप देख सकते हैं कि सरकार दिन दिन सत्ता को मतलब कि इस पावर को सेंट्रलाइज करती हुई है। ये कहीं ना कहीं से सही नहीं है। आई होप मेरे ये बात समझ में आएगा। मैं आप लोगों से कहूंगा मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या कहता है, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो मेरा सभी हिंदुस्तानियों से ये कहना है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल को 15(1) को फॉलो करें और देश में खुशहाली अमन लाएं,
एक दूसरे से नफरत न करें। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सरकार से सवाल पूछना है तो ये पूछे, आपने हमें रोजगार के लिए क्या स्कीम लाए, आप हम महंगाई को कम करने के लिए क्या स्कीम लाए, इन सब चीजों में बात करें। आप साइंस के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हमारे इलाके में जो सीवर हो गए, सीवर है या पानी की व्यवस्था, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बिजली के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये सब कार्य होता है। ये सरकार से काम करने का मतलब जो कार्य कहना, ये सब कार्य करिए जो असली बेसिक चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई चीज महंगा हो रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब को नहीं मिल पा रहा है। हम एक तरीके से 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं, तो अब एक तरीके से भीख मांग रहे हैं एक तरीके से, तो उनको भीख मांगने मत सिखाइए, बल्कि उनको खुद मतलब कैपेबल बनाइए, तब जाके हिंदुस्तान डेवलप करेगा। और खुद जब वो कैपेबल होंगे तो कई लोग को वो रोजगार देंगे, कई लोग को खिलाएंगे। अब तो खुद ही जब भीख मांग रहे हैं 80 करोड़ लोग, तो फिर देश कहाँ डेवलप करेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा। आज देखिए अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन लगाते चले जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारी बार्गेनिंग क्षमता इतनी खराब है, हो चुकी है फॉरेन पॉलिसी। तो मेरा यही कहना है, आपस में लड़िए ना हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। सही सही चीज का, सही बातों का और सही लोगों का चुनाव करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।